आज हम पत्र करेंगे जो कि हमारे पार्ट 5 ईला के जो करेक्टर है उसी से रिलेटेड है। तो हमारे पत्र का जो सवाल है वो ये है, ईला के बारे में पढ़कर जो भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर परीक्षा भवन। परीक्षा भवन यानी कि यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पर आप अपने घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं। और अगर हम ये काम स्कूल में बैठ के कर रहे होते तो हम यहाँ पर KB नंबर 3 अमृतसर लिखते। तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस यानी कि भेजने वाले का पता होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे परीक्षा भवन, फिर 20 जुलाई 2020 यानी कि आज की डेट। तो हम इसमें फिर लिखते हैं डेट, ठीक है। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, उसके बाद प्रिय ईला, क्योंकि ये पत्र हम ईला को लिख रहे हैं। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होगी। तो यहाँ पर हमने पत्र ही शुरू ऐसे किया है कि जब हमने पहली बार ईला से मिले थे तो हमारे मन में उसके लिए क्या ख्याल आए थे, लेकिन अब तो मुझे तुम पर गर्व होता है। लेकिन अब क्या है, अब मुझे तुम पर गर्व होता है। आई फील प्राउड ऑफ यू। क्यों? तुम आत्मविश्वास से भरी हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारा आत्मविश्वास है, यानी तुम खुद पर भरोसा करती हो। तुम अपनी कमज़ोरी को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कभी हावी नहीं होने देती। जो तुम्हारे काम करने की इच्छा शक्ति है, तुम उस पर अपनी कमज़ोरी को कभी भी हावी नहीं होने देती। हाथों के काम ना करने के बावजूद तुमने कशीदाकारी जैसी मुश्किल कला में निपुणता हासिल की। तो हाथों को जो काम नहीं कर रहे, तुम्हारे वो जो हाथ है जो काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी तुमने क्या किया, जो कशीदाकारी जैसी जो कढ़ाई करने का जो इतना मुश्किल काम था वो ऐसे इतने अच्छे से सीखा, इतनी बारीकी से सीखा कि तुम उसमें एकदम निपुण हो गई, उसमें दी बेस्ट हो गई। यह वाकई बेमिसाल है। हम हाथ वाले भी ऐसा काम नहीं कर पाते। तुम मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए प्रेरणा की स्रोत हो। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखे और तुम सफलता पर सफलता हासिल करती जाओ। तो यहाँ पर हमने एंड में थोड़ा सा उसके लिए पॉजिटिव विशेस भेजी हैं कि तुम मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए जो एक प्रेरणा का स्रोत हो, यानी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो। तुमको देख के हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखे और तुम सफलता पर सफलता हासिल करती जाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा या तुम्हारी अपने हिसाब से लिखेंगे और यहाँ पे क की जगह आ जाएगा हमारा नाम। तो ये था हमारा पत्र वाला पार्ट। तो आज हम जो पत्र किया है ये हमारे पार्ट 5 से रिलेटेड है और इसके बाद हमारा पार्ट 5 अब ख़त्म हो गया है। इसके बाद अभी हम थोड़ी देर में संख्या रिवाइज करेंगे। अभी हम संख्या और उसके भेद को रिवाइज करेंगे। ये हमने आपके पार्ट 2 के बाद आपको कराया था, पर फिर भी हम एक रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें हम क्या क्या करेंगे कि संज्ञा क्या होती है और उसके भेद, जो कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जो कि एक जाति है, अमेरिका, भारत, बचपन, मिठास, किताब, टेबल आदि। तो यहाँ पर ये अलग अलग चीज़ों का बोध करा रहा है। कोई व्यक्ति के बारे में बता रहा है, कोई वस्तु के बारे में, कोई स्थान के बारे में, तो कोई भाव के बारे में, भाव यानी फीलिंग के बारे में। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अब हम इन तीनों भेदों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन जो कि ये स्थान के बारे में बता रहे हैं, रामायण, गुलाब जो कि वस्तु के बारे में, किसी एक तरह की वस्तु के बारे में, हम उसमें सारी चीज़ों पे नहीं जाते। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी जो कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण, रमेश बाहर खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भारत में रहता हूँ, महाभारत एक महान ग्रंथ है, अमिताभ बच्चन कलाकार है। इसमें रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत
अमिताभ बच्चन, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं कि ये व्यक्ति है, ये जगह है या ये चीज़ है, तो वो उसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, यानी कि पूरे ग्रुप के बारे में बताता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर आदि। तो अब इसमें देखते हैं इसके एग्जाम्पल जातिवाचक संज्ञा के। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में। इसमें स्कूल और बच्चे दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है। बिल्ली चूहे खाती है, तो इसमें चूहे जो के है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो किसी भी पेड़ पर कोई भी पक्षी बैठा हो सकता है, इसलिए पेड़ और पक्षी यहाँ पे दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे या किसी एक पर्टिकुलर पक्षी के बारे में नहीं बता के ये सभी बच्चों और सभी पक्षियों के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। फिर हम आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज़ या कोई भी पदार्थ है, उसकी अवस्था क्या है, उसकी दशा क्या है, या उसका मन का भाव क्या है, अगर हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो हम भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। तो भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हमें यहाँ दे रखे हैं। जैसे ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, तो मुझे क्या होती है? थकान। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। क्या मिलती है? सफलता। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में थकान से थकने का भाव और सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। और इस तरह हमारा अभी संज्ञा भी आज ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के शब्दार्थ का टेस्ट लेंगे, तो आप लोग उसको याद कर लेना।